इंडिया शेल्टर होम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया शेल्टर होम्स के बारे में तो बहुत लोगों ने पूछा, बट एक हमारे देव भाई हैं, वो अटक गए हैं 810 के आसपास उनकी एंट्री हुई थी और उन्होंने कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, तो अभी वो अटक गया। और बहुत सारे लोगों को नहीं आता है टेक्निकल, सो आई अंडरस्टैंड। सो हम ना दोनों चीजें करेंगे, पहले इसका बिजनेस डिस्कस करेंगे, कैसा Q1 FY27 का रिजल्ट आया, कौन कौन में क्या हुआ, और फिर चार्ट पे जाएंगे तो समझेंगे कि अभी कुछ पॉजिटिव चीजें दिख रही है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले समझो इंडिया शेल्टर होम्स क्या है। जिनको नहीं पता हो, HFC है, मतलब इज ए काइंड ऑफ NBFC जो करती है होम लोन और मॉर्गेज का धंधा। अभी होम लोन तो एविडेंट है क्या होता है, मॉर्गेज होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जब आप अपने घर के कागज रख के लोन लेते हो, दैट इज नोन एज द लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और मॉर्गेज। अभी इंडिया शेल्टर होम ने पिछले कॉन कॉल में जो गाइडेंस दिया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 27, उसमें उसने बोला था कि हम अपना लोन बुक ग्रो करेंगे बाय 25 to 30%। ये समझना आपको, ठीक है। अभी यहां पर जो रिजल्ट आया है उसमें अगर ऑप्टिकली आप देखो ना, तो आपको डिसबर्समेंट का फिगर कम दिखाई देगा Q1Q, मतलब Q1 FY27 में Q4 FY26 के बनिस्पत कम डिसबर्समेंट हुआ है, विच इज अ बैड थिंग। दूसरा, जो ग्रॉस लोन बुक है, मतलब जो लोन बुक का पेस होना चाहिए, वो जस्ट 2% है Q1Q। अभी सिंपल सा मैथ है कि अगर 2% Q1Q ग्रोथ करेगा तो भाई कैसे 25 to 30% ग्रो करने वाला है। यू कांट अकम्प्लिश द टारगेट, सिंपल सा लॉजिक है। और जो चीज मुझे थोड़ा सा लगाना निगेटिव, वो था असेट क्वालिटी का, दैट वी विल टेक ऑन लेटर। तो सबसे पहले इन सारे चीजों के बीच ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद समझनी पड़ेगी, वो है इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज कर रहा है फॉर द लोन बुक और डिसबर्समेंट के रिकॉग्निशन में। ये होता है कैसे, मैं आपको सिंपली बताता हूं। देखो, जो लोन इंडस्ट्री है ना, अगर इफ यू आर नॉट फैमिलियर विद द लोन इंडस्ट्री, तो हम आपको बता देते हैं इसमें क्या होता है कि NBFC या बैंक में किसी भी महीने जो 75 to 80% धंधा होता है ना, नॉर्मली वो मंथ एंड में होता है। मतलब अगर 30 का महीना है ना, तो 28, 29, 30 तक वो बुकिंग होती है। अभी मॉर्गेज के केस में क्या होता है, मॉर्गेज के केस में ये पर्सनल लोन की तरह नहीं है, बिजनेस लोन की तरह नहीं है कि डायरेक्ट हमने बुकिंग करा और वो पैसा पहुंच गया कस्टमर के अकाउंट में, ऐसा नहीं होता है। यहां पे क्या होता है ना, यहां पे नुआंसेस थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, एज एन एग्जांपल बताता हूं। देखो, जैसे अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं होम लोन ले रहा हूं, ठीक है, या मैं मॉर्गेज ले रहा हूं, तो यहां पे क्या होता है कि सबसे पहले केस अप्रूव होगा, फिर चेक कटता है, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, अगर होम लोन मैंने लिया तो मेरे को चेक मिलेगा बैंक से, और फिर वो चेक लेके मैं जाऊंगा उसकी रजिस्ट्री करने के लिए, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है ना यहाँ पे, तो इट इन्वॉल्व्स अ सर्टेन टैट, वो 6 से 7 दिनों का होता है, एक वो कंडीशन। सपोज अब मैं मॉर्गेज लेता हूं, मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेता हूं, तो थोड़ा सा नुआंसेस समझना। जो मॉर्गेज होता है ना, तो उसमें जो टाइटल, उसको MODT कहते हैं। ये होता है दो तरीके से, एक होता है रजिस्टर्ड मॉर्गेज जिसको कहते हैं RM, और दूसरा होता है इक्विटेबल मॉर्गेज। अभी जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है ना, वो क्यों होता है वो समझना। जब आप लोन लेने के लिए जाते हो, तो आपको जितने भी टाइटल है, जो भी डीड्स रहते हैं, सपोज मैंने A से लिया, A ने B से लिया, B ने C से लिया है, तो सारे चेन ऑफ टाइटल्स मुझे लेके जाने पड़ते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, स्पेशली इन केस जो छोटा लोन करते हैं, उनके पास बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं, या फिर वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो उनको रजिस्टर्ड मॉर्गेज करना पड़ता है। तो रजिस्टर्ड मॉर्गेज करने के लिए आपको एक एडवोकेट होता है बैंक का, वो जाता है और वो टाइम लेता है रजिस्ट्रार के साथ, और सारा का सारा रजिस्ट्रेशन होता है। सो इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, ये आपको समझ गया होगा। तो होता क्या है कि बैंक ने चेक काटा, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन में कभी कभी टाइम लगता है, जो नॉर्मली 7 से 10 दिनों का हो सकता है। तो पहले क्या करती थी इंडिया शेल्टर, कि जैसे ही उसने चेक काटा, वो उस लोन को एज अ पार्ट ऑफ दैट मंथ का दिखाती थी। सपोज अभी कौन सा गया, अभी जुलाई गया, 31 को अगर उसने चेक काटा, तो बेचारा जो रजिस्ट्रेशन है कस्टमर, वो करेगा आपको 10 अगस्त तक, टैग पकड़ के रखो। लेकिन इंडिया शेल्टर उसको दिखाती थी एज अ बुकिंग। और मैं इंडिया शेल्टर की बात नहीं कर रहा हूं, इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस अक्रॉस द बैंक्स। लेकिन इस क्वार्टर से क्या करा इंडिया शेल्टर ने, इंडिया शेल्टर ने बोला है कि ना, हम ये प्रैक्टिस को छोड़ रहे हैं, और हम क्या करने जा रहे हैं, हम अब चेक रियलाइजेशन पे, सपोज मैंने कराया रजिस्टर्ड मॉर्गेज, और जिस दिन मैं चेक अपने बिल्डर को दूंगा, या जब मैं लोन ले रहा हूं तो मेरा रियलाइज होगा, उस दिन से हम उसको उस महीने के डिसबर्समेंट में दिखाएंगे। यही सारी चीज है ऑप्टिकली। इसी रीजन से आपको Q1 FY27 का जो डिसबर्समेंट फिगर है, वो Q4 FY26 से कम दिख रहा है, ठीक है। अभी आप यहां पे आओ, यहां पे क्या है, डिसबर्समेंट एट बुकिंग। Q1 FY27 में क्या दिख रहा है, 641 करोड़ का। अभी यहां पे जाओ, डिसबर्समेंट एट क्लियरेंस, Q4 में दिख रहा है 1018 का, और यहां पे दिख रहा है 1046 का।
ये क्यों दिख रहा है 1046? आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा ना कि ये क्या है क्लियरेंस का, क्योंकि Q4 FY26 में Q4 FY26 किस दिन खत्म हुआ? ये खत्म हुआ 31 मार्च को। मतलब बहुत सारा ऐसा धंधा रह गया था, तुम ध्यान से समझना। वो अमाउंट कितना है, आप इसको इससे कर दो डिवाइड, ये अप्रॉक्स ना मोटा मोटा 400 करोड़ का आता है फिगर। मतलब 400 करोड़ का ऐसा धंधा था जो 31 मार्च को चेक काटा गया, बट वो रियलाइज हुआ है इन Q1 FY27 में, जिसके कारण आपको ये फिगर ज्यादा दिख रहा है। इसमें कोई पैनिक करने की बात नहीं है। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये है कि जो ऑप्टिकली आपको फिगर दिख रहा है डिसबर्समेंट कम होने का, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पैनिक एज पर मी। समझ गए? अभी जो डिसबर्समेंट होता, तो डिसबर्समेंट क्या होता? पार्ट ऑफ द AUM, ठीक है ना। 400 करोड़ का अप्रॉक्स रहता है, तो 400 करोड़ कितना होता है? अप्रॉक्स पकड़ लो 3 से 4%। तो मोटा मोटा अगर वो पुरानी स्टैंडर्ड पे कंपनी काम करती तो 5% तक का AUM ग्रोथ होना चाहिए था Q1Q। समझ गया? तो जो पहला कंसर्न दिख रहा है ना ऑप्टिकली, वो मतलब अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, ध्यान से देखोगे ना, समझोगे ना, तो वो नहीं है। ये जो भी है ना, ये जो चीजें है ना, जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हुआ है, दैट इज अ गुड थिंग। वो क्या होगा ना, वो रियल पिक्चर दिखाता है एंड इट इज फॉर द इन्वेस्टर बेनिफिट। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अभी आपको जानने लगा कि ऐसा होता है, तो हर एक इंडस्ट्री में, मतलब अगर आप मॉर्गेज लो या फिर होम लोन लो या फिर व्हीकल लोन, और व्हीकल लोन में यूज्ड कार या रीफाइनेंस लो ना, वहां पे ये कॉमन प्रैक्टिस है। क्या होता है ना, एज अ सेल्स गाय उनको अपना टारगेट भी तो मीट करना पड़ता है ना, तो टारगेट वो मीट कर देते हैं। बहुत बार डॉक्यूमेंट पेंडिंग रहता है, एक्सेप्ट केवाईसी का अप्रूवल नहीं मिलता है, एक्सेप्ट केवाईसी द लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मॉर्गेज लोन है या होम लोन है और लीगल पेंडेंसी नहीं है, टेक्निकल पेंडेंसी नहीं है, तो केसेस बुक हो जाते हैं, वो एज ए पार्ट ऑफ द डिसबर्समेंट दिखता है। तो अभी क्या करोगे ना, अगर आप अभी थोड़ा सा सम करो, तो सम करके तो पता चलेगा कि जो डिसबर्समेंट का फिगर है बिटवीन Q4 FY26 को, अब जब कंपैरिजन करो Q1 FY27 से, तो उसमें डीप नहीं हुआ है, स्लाइट इंक्रीज हुआ है। ठीक है? और अगर आप एक्स कर दो, मतलब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप हटा दो, स्क्वायर ऑफ करो, तो जो लोन बुक है वो 4 to 5% से ग्रो करता Q1Q, और जो मैनेजमेंट ने रिट्रेट करा इन द कॉन कॉल। ठीक है? तो जो पहला कंसर्न है ना, उसको हमने कर दिया मिटिगेट। बिकॉज अगर 5% के असेट अंडर मैनेजमेंट से लोन बुक से अगर कंपनी ग्रो कर रही है ना, तो आप एनालाइज करो 5% Q1Q, बिकॉज Q1 जो भी रहता है ना, वो सबसे वीक रहता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का। तो 25 एटलीस्ट 25-28% तक का तो रिटर्न, मतलब लोन बुक का ग्रो मिल सकता है, जो इन्होंने FY27 में गाइडेंस करा है। अब हम फटाफट देख लेते हैं असेट क्वालिटी का। अभी असेट क्वालिटी में तो कंसर्न है। ठीक है? अभी आप यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ है, स्टेज 3 एसेट, मतलब ग्रॉस NPA ये हो गया है 1.5%, लास्ट क्वार्टर में था 1.3%। सिमिलरली विद द नेट NPA पिछले क्वार्टर में था 0.9%, यहां पे हो गया 1.2%। 30+ DPD 4% से 5.2% हो गया, और कलेक्शन एफिशिएंसी 100% से 97% डाउन हो गई है। अब हम फटाफट जाते हैं ना लास्ट क्वार्टर, मतलब लास्ट ईयर Q1 FY26 में क्या हुआ था। देखो यहाँ पे जो ग्रॉस NPA वो हो गया था 1.2%, उससे पहले क्वार्टर में क्या था 1%। नेट NPA में डिटोरेशन आया था, फिर अब 30+ DPD देख लो 3.1 से 4.5 हुआ था, और कलेक्शन एफिशिएंसी 100% से 98% चली गई थी। ठीक है? अभी हम समझ गए। इसके अलावा अगर आप पैट ग्रोथ देखो ना, या PPOP देखो, इनका क्या है ना, इनका मैंने लिख लिया है, इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो ग्रो करा 6%, जो PPOP है वो ग्रो करा 6%, और जो पैट है वो ग्रो करा है 4%। बिकॉज जो क्रेडिट कॉस्ट है ना वो एलिवेटेड है। रीजन इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि असेट क्वालिटी में सारे पैरामीटर्स में डिटोरेशन आया। बट मैंने आपको लास्ट क्वार्टर का क्यों दिखाया, मतलब लास्ट ईयर फाइनेंशियल 26 Q1 FY26 का क्यों दिखाया? मैंने ये दिखाया कि ये सीजनैलिटी है। ठीक है? बट हमको यहाँ पे अभी भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बैंकिंग का जो बिजनेस होता है ना, उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट, मतलब असेट क्वालिटी इज पैरामाउंट। अभी मैंने इनका कॉन कॉल सुना, तो कॉन कॉल में आपको मैं बता देता हूँ। कॉन कॉल में मैनेजमेंट वाज कॉन्फिडेंट कि हम 25 to 30% का ग्रो करेंगे। इन्होंने बोला कि जुलाई में, मतलब अभी जो महीना गया है, वहां पे हमने 400 करोड़ प्लस का डिसबर्समेंट करा है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इसको अचीव कर लेंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग। फिर उन्होंने क्रेडिट कॉस्ट का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है बिटवीन 40 to 60 BPS पॉइंट, उसको बोला कि हम उसको कर लेंगे, मतलब उसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है? नाउ लोन बुक हो गया, क्रेडिट कॉस्ट हो गया, उसके बाद इन्होंने बोला ना कि जो इशू आ रहा है ना, दैट इज विद द जो 7 लाख से नीचे का जो लोन बुक है ना। देखो इनका एवरेज जो टिकट साइज है ना, भी ध्यान समझना, वो है 10 लाख का। और इन्होंने बोला कि जो हमारा 7 लाख से नीचे का बुक है वो अप्रॉक्स इनका 25 to 30% है, वहां पे इश्यूज आ रहा है, और इनके बहुत सारे कस्टमर है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो उन्होंने बोला वहां पे आ रहा है इशू, बट इनका जो LTV है ना, दैट इज लोन टू वैल्यू, वो आपको 50 to 55% है। तो मैनेजमेंट ने कहा, ये आशीष इसके CFO है ना, तो उन लोगों ने, मैंने सुना था, तो उन्होंने कहा कि
वी आर वेरी होपफुल कि हम इसको कवर कर लेंगे, और ये सीजनैलिटी है। ये कब तक कवर होगा? तो उन्होंने कहा कि जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है दैट इज 1.5%, ये Q2 में भी रहेगा, मतलब Q2 FY27 में रहेगा, जो क्वार्टर अभी चल रहा है। फ्रॉम Q3 वी विल स्टार्ट सीइंग द इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये समझ गया। अभी इन सारी चीजों को हम समझ लिए। अभी आप बोलोगे तो विश्वास कर सकते हैं क्या? देखो, पहला चीज, इस मैनेजमेंट ने ना काम करके पहले दिखाया है, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। ये तो हो गई सारी चीजें बिजनेस के बारे में। अब हम समझ चलते हैं चार्ट पे भाई, क्योंकि क्या है, जो प्राइस है वही तो भगवान है ना। ठीक है, ये तो मैनेजमेंट ने कहा, वो ऐसा कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो बात की बात है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत बात करते हैं, हमको तो अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है ना। तो देख लो आप, मैं यहां पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। अभी पहले हम समझते हैं कि जो इंडिया शेल्टर होम का जो ऐसा ये सारी चीजें कांड हुई, तो इसमें ऐसा कुछ था क्या कि जो मार्केट को नहीं पता था? जैसे क्या हुआ, थंगामली को मैंने काटा था, एक वीडियो बनाया था, थंगामली में किसी को कुछ पता ही नहीं था, देखा मैसिव क्रैश है। तो देख लेते हैं कि मार्केट को कुछ पता था कि नहीं। ये क्या है? ये है Q1 FY27। ठीक है ना? ये उसका हाई है, मतलब Q1 का हाई है। ये कितना हाई था? ये है 857। वहां से अभी तक कितना गिरा है स्टॉक? ये गिरा है 20%। मतलब मार्केट को पहले ही पता था, द इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैज ऑलरेडी हैव द नॉलेज कि ऐसा ऐसा होने वाला है कंपनी में। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और ये जो आप सेलिंग देख रहे हो ना, ये वही है। अभी भाई देव भाई आपने लिया है 820 के आसपास लिया हुआ है। ठीक है, तो देखो, I will not give you advice. I will just say ना कि if I would have carried the stock and I would have bought it at 820, 825, तो मैं क्या करता? मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करता? मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता, और रादर मैं यहीं पे कर लेता हूं। चलो ठीक है, तो ये 606 to 652 का जो रेंज है ना, यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब रिजल्ट खराब आता है, और रिजल्ट खराब आने के बाद 1-2 दिन स्टॉक नीचे गिरता है, और फिर वहीं से वो अपना बॉटम बनाता है। तो जब आपने ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा, सो कोई मतलब नहीं बनता है कि आप उसको फिर से कैरी, मतलब उसको यहाँ पे हटाओ। ये मेरा सजेशन है। ठीक है ना? वी आर वेरी क्लोज टू द डिमांड एरिया, विच इज फर्स्ट इज व्हाट इज 652। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो आप, 1 2 3 4, मतलब यहाँ मैसिव सपोर्ट है। प्लस देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, प्लस ये मंथली टाइम फ्रेम पे एक स्विंग लो है। सो दे आर एम्पल चीजें जो मुझे दिख रही हैं कि अगर मैंने 850 पे भी लिया करता तो आई अंडरस्टैंड मेरा एमटी में बहुत निगेटिव रहेगा। ठीक है, बट मैं एकदम क्लाइमेक्स पे क्यों एग्जिट करूंगा? अभी जब मैंने लॉस ले ही लिया 20-25% का, तो 5% का लॉस और भी ले सकते हैं ना। ये मेरा पीओवी है। ठीक है, और ये पीओवी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो सबसे बड़ा आपका लॉस होता है ना, सबसे बड़ा रिस्क होता है ना, दैट एट द पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंट्री रहता है। ध्यान समझना, अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया रहता ना, तो मैं उसके लिए दूसरा आपको सिस्टम देता, बट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पहले एग्जिट करना चाहिए था, बट वो बोलने का ही कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वो अभी हाइंडसाइट में बताऊंगा ना, वो तो कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू ना, कि ये वाला जो एरिया है 650 एंड दिस 604, यहाँ पे एक आना चाहिए रिबाउंड। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। एक आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या HFC में बहुत पैसा बन सकता है? तो भाई मैं आपको ना बिटर ट्रूथ बताता हूँ इस इंडस्ट्री का। HFC में बहुत पैसा बन सकता है, मैसिव पैसा बन सकता है, अगर आप एक अनलिस्टेड कंपनी जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है उसमें होल्डिंग ले लो। ठीक है, ये सारी की सारी जो कंपनी है ना, इंडिया शेल्टर हो गई या फिर जो जितनी भी लिस्टेड हुई है कंपनी, सब में जो पी इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर रहे ना, या फिर जो मैं कहता हूँ बहुत इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर रहते हैं, उन्होंने बहुत पैसा बनाया, मतलब 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना पैसा बना हुआ है। अभी दिक्कत क्या हो गया है ना, आप ऑब्जर्व करोगे कि कंपनी जब आती है, लिस्ट होती है ना, उससे ही पहले उसको ना जो बड़े इन्वेस्टर है, जो पी इन्वेस्टर है, उसको चूस लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, नाम बताता हूँ, आप रिसर्च करना। एक कंपनी है अनलिस्टेड स्पेस में HFC में, शुभम हाउसिंग। नाम क्या है? शुभम हाउसिंग। दूसरी है इजी होम फाइनेंस। तीसरी है रोहा हाउसिंग। अभी शुभम जो है, शुभम बेस्ड है महाराष्ट्र,
जो इजी होम फाइनेंस है वो बेस्ट है, मुंबई की बेस्ट है, बट उन्होंने बहुत अच्छा अपना को एक्सपैंड करा है, स्पेशली इन द साउथ राइट नाउ। मुंबई में ज्यादा किंग कॉन्ग्स, ठीक है, साउथ में बहुत अच्छा करते हैं, टेक कंपनी है, बहुत टेक कंपनी है। एक कंपनी है रोहा हाउसिंग, दैट इज बेस्ड इन आपको नोएडा। उनका जो मेजर ऑपरेशन है दैट इज इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुंबई में इतना प्रेजेंस नहीं है, साउथ में नहीं प्रेजेंस है, बट दे आर ऑल्सो डूइंग इट क्वाइट वेल। अभी जो तीनों कंपनी मैंने आपको बताई ना, अगर आप ये देखो ना, तो वो ग्रो कैसे कर रही है ना, वो ग्रो कर रही है नॉर्थ ऑफ 70%, नॉर्थ ऑफ 80%, तो 80-90% से ग्रो कर रही है। सब में पी इन्वेस्टर घुस चुका है, सिर्फ रोहा को छोड़कर। रोहा में एक्चुअली उनका एक प्रोमोटर है, अभी तो कोई पी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बट आईसीआईसीआई बैंक ने शायद इन्वेस्ट करा है उसमें 400 करोड़ रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन जनवरी। तो ये है, अभी इसी के साथ अपन रह सकते हैं ना अपने पास, मतलब कोई दूसरा चॉइस नहीं है अपने पास, राइट? या तो आप अरेंजमेंट करो और अनलिस्टेड स्पेस में जाओ, और ये बहुत सारे इंडस्ट्री में आपको ये ट्रेंड दिखेगा। जैसे इजी होम फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत दिनों से उसमें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर घुसे हुए हैं, जाके चेक करो, इस कंपनी वाले पढ़ा करो। क्या होता है ना, हमको सिर्फ लगता है लिस्टेड स्पेस, नहीं, अनलिस्टेड स्पेस में भी बहुत सारी कंपनियां अच्छी कर रही हैं। और दूसरी चीज क्या है ना, एचएफसी स्पेस में आपको बहुत सारे इक्विटी एनालिस्ट ऐसा बोलते होंगे ना कि यहाँ बहुत पैसा बन सकता है, बट नहीं, जैसे 10-15 हज़ार करोड़ के आसपास आएगी कंपनी ना, कंपनी लगेगी थकने, बिकॉज भाई यहाँ पे जो कंपटीशन है ना, दैट इज मोर स्टिफ एज कंपेयर टू द प्राइम। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।